नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। केमिस्ट्री में दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है जो है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। और इसका प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात कर लिया था राउल्ट नियम के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयन, यानी कि यदि विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो तो विलयन कैसा बनेगा, द्रवी विलयन बनेगा। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव विलयन के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जाना था जो है क्या, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है राउल्ट का नियम। तो जो आंशिक दाब होता है वह मोल प्रभास से रिलेटेड होता है, यानी कि आंशिक दाब और मोल प्रभास के जो रिलेशन होते हैं इसी को बताया था राउल्ट ने, और उसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम, जो कि प्रीवियस सेशन में हमने उसके बारे में खूब अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे वहाँ से आगे का, जो कि वहाँ पे हम लोगों ने सूत्र का भी निगमन कर लिया था। वहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ भी देख लिया था, क्या होता है ग्राफ। हम लोग बात करें विलयन की, पहले भी हम लोगों ने विलयन के बारे में खूब अच्छे से जान लिया। जो विलयन होता है, हम लोग द्वियांगी विलयन पढ़ रहे हैं, यानी कि द्वियांगी विलयन में दो अवयव होंगे, एक विलेय होगा और एक दूसरा विलायक होगा। यानी कि विलयन ए बी है, तो इसमें ए जो है विलेय है, ए विलेय है और बी क्या है तो विलायक है, बी जो है विलायक है। और ये कैसे हैं तो वाष्पशील हैं, वाष्पशील। और हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयन। कौन सा विलयन तो द्रव द्रव विलयन, यानी कि विलयन भी क्या होगा, द्रव होगा, विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। जैसे कि ये जो है ए विलयन है, ये जो है क्या है ए विलयन, इसमें जो है वाष्पशील है यानी कि गैस के विकर्ण होंगे, और ये जो दाब आरोपित करेंगे वाष्प दाब, इसको बोला जाता है पी नॉट ए। और उसके बाद से ये जो है बी विलयन है और बी विलायक है, ये क्या है तो विलायक है, इसमें भी वाष्प होगा और इसका भी दाब होगा जिसको कि बोला जाता है पी नॉट बी। और दोनों के संयोजन से जो है बनता है विलयन, और इसका कुल टोटल दाब होता है पीटी। आंशिक दाब होता है क्या चीज़ तो पीटी। तब जो है इसी पर राउल्ट ने, किसने तो राउल्ट ने जो है सूत्र का निगमन किया था, दो सूत्र बनाया था। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पीटी इजकल टू होता है पी ए प्लस पी बी, यानी कि विलेय का दाब और विलायक के दाब का जो योग होता है वह कुल विलयन के आंशिक दाब के बराबर होता है। इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था। और इसी पर जो है बताया गया क्या कि विलेय की कुछ मात्रा होगी, उसका मोल अंश होगा, मोल प्रभास होगा, विलायक की कुछ मात्रा होगी और उसका मोल अंश होगा, यानी कि कुल विलयन के पदार्थ का मोल अंश होगा। और उसी मोल अंश और दाब के मध्य जो है उन्होंने संबंध ज्ञात किया था राउल्ट ने, और उसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम। और इसी का गणना किया था उन्होंने, और उसे ही कहा जाता है राउल्ट का नियम। इतनी बातें जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से कर लिया है और उसे खूब अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया है। यदि आप सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं क्रम से, तो बहुत ही अच्छे से आप इस लेसन को समझ पा रहे होंगे, और यदि आप बीच से देखेंगे तो समझना मुश्किल है। तो कोई भी वीडियो देखिए, आप सीक्वेंस में देखिए, क्रम से देखिए, तो आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उन्होंने क्या किया तो इसी पर जो है अपने सूत्र का निगमन किया, और जो मोल अंश होता है इसका मोल अंश हो जाएगा एक्स ए और इसका मोल अंश हो जाएगा एक्स बी, जो होता है क्या एक के बराबर होता है। यानी कि विलेय और विलायक का जो मोल अंश का योग होता है वह एक के बराबर होता है, ये भी हमने पहले बता दिया है। अब इस पर जो ने उन्होंने यदि मान लिया क्या तो एक्स बी, यदि उन्होंने माना एक्स बी इजकल टू 1 माइनस एक्स ए, इसी पर उन्होंने अपने पहला सूत्र का निगमन किया था क्या तो पी टी इजकल टू होगा एक्स बी और
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये उनका पहला सूत्र था। और जब यदि माना जाए क्या एक्स ए इजकल टू 1 माइनस एक्स बी, तब जो है इसके लिए सूत्र हो जाएगा क्या, पी टी इजकल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, ये जो है इनका दूसरा सूत्र था और इसी का निगमन उन्होंने किया था। ये बातें जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया था। उसके बाद से उन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ के भी बारे में हम लोगों ने जाना था। ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ प्रदर्शित किया था क्या, तो यदि जो है ये हो जाए x इजकल टू 1, एक्स ए इजकल टू 1 होगा, तो यदि एक्स बी इजकल टू 1 हो तो हो जाएगा एक्स ए इजकल टू 0। तो ये जो है क्या है, तो ये आंशिक दाब है, ये भी क्या है, तो ये आंशिक दाब है। तो इस परिस्थिति में जो है यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए, यदि इस पॉइंट पे 1 आ रहा है पी नॉट ए, तो इस तरह से जो है ग्राफ बना था। और उसके बाद से यदि एक्स ए इजकल टू 1 तो हो जाता है एक्स बी इजकल टू 0। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ से ग्राफ ऐसे आता है और इसको हम लोग मिला दें तो पी टी इजकल टू हो जाता है पी ए प्लस पी बी। ये बातें जो है हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में कर लिए थे। ये जो है आपका क्या है, तो पी ए है, और ये जो है क्या है, तो आपका पी बी है। इतनी जो है बातें हम लोग जो है प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। अब जो है हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, तो राउल्ट के नियम के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जाने कि राउल्ट के नियम की गणना कैसे करते हैं। तो जैसे कि उसमें दाब आ रहा है और इस दाब को हम दो तरह से काउंट कर सकते हैं, एक फार्मूला बेस पे और दूसरा उसके लिए जो है किसी यंत्र की सहायता से, तो इसी बात को आगे हम जानेंगे। तो ये जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाते हैं। राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम जो है दो तरह से हम लोग जो है दाब को, सबसे पहले दाब ही समझ लेते हैं। तो जो दाब है उसकी गणना दो तरह से किया जाता है। एक जो है क्या होता है, तो एक जो है फार्मूला बेस पे जो है दाब निकाला जा सकता है, फार्मूला बेस पे। और इस तरह से दाब निकाला जाएगा तो ये थ्योरेटिकल होगा दाब। कैसा, तो पी थ्योरेटिकल, और पी थ्योरेटिकल कहा जाए या सैद्धांतिक कहा जाए क्या, तो सैद्धांतिक दाब। उसके बाद से दूसरा जो है यंत्र की सहायता से दाब निकाला जाता है। जैसे कि दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा बैरोमीटर में। और इस तरह के दाब को बोला जाता है ऑब्जर्वेटिव प्रेशर, यानी कि प्रयोगात्मक क्या, तो प्रयोगात्मक दाब। दाब को जो है दो तरह से जाना जाता है, दो तरह से मापा जाता है। एक फार्मूला बेस पे, जो कि हम लोगों ने अभी राउल्ट के नियम के फार्मूला के बारे में जाना, उस फार्मूले से जो है यहाँ पे दाब निकाल सकते हैं। दूसरा यंत्र की सहायता से, पी ऑब्जर्वेटिव। अब देखिए, यदि किसी भी तरह से दाब निकाला जाए, यदि किसी भी तरह से जो है दाब निकाला जाए और इन दोनों दाबों का जो मान है, यानी कि P थ्योरेटिकल जो है P ऑब्जर्वेटिव के बराबर हो, तो ऐसे विलयन को बोला जाता है आदर्श विलयन।
और यदि P थ्योरेटिकल नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्वेटिव तो ऐसे विलयन को बोला जाता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। तो यहाँ पे हमें दो तरह के विलयन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहेंगे कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा? तो आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। ठीक, यानी कि जो आदर्श विलयन होगा इसमें P थ्योरेटिकल प्रेशर यानी कि थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्वेटिव प्रेशर दोनों बराबर होगा, और जो अनादर्श विलयन होगा जिसमें थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्वेटिव प्रेशर जो होगा दोनों का मान बराबर नहीं होगा, अधिक या कम होगा। जब अधिक या कम होगा तो इसे भी दो भागों में हम लोग रख के अध्ययन कर सकते हैं। जब P ऑब्जर्वेटिव जो है इसका मान जो है P थ्योरेटिकल से अधिक हो तब इसको बोला जाता है धनात्मक विचलन। विचलन अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या है? तो यदि P ऑब्जर्वेटिव का मान जो है P थ्योरेटिकल से कम हो, P थ्योरेटिकल से कम हो तब उसे बोला जाता है ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, यानी कि यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? तो निगेटिव होगा। क्या मतलब कि P थ्योरेटिकल नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्वेटिव, तब क्या होगा कि किसी एक का मान अधिक होगा और किसी एक का मान कम होगा। तो जिसका मान अधिक, जिसका मान कम या अधिक हो इसके आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार का, एक को बोला जाता है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन और दूसरे को कहा जाता है ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ठीक, तो दो प्रकार का राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन होगा। एक को बोला जाएगा आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होगा अनादर्श विलयन और इसको बोला जाएगा क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इन्हीं विलयनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? आदर्श विलयन के बारे में। चलिए ये मिटाते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ें आदर्श विलयन। क्या? तो आदर्श विलयन इसी को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो इसकी मुख्य मुख्य बातों को हम जान ले। सबसे पहली बात कि वे सारे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे सभी विलयन, सबसे मुख्य बातें हैं वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि सामान्यतः सभी अवस्थाओं में जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे कहा जाता है क्या? आदर्श विलयन। दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसमें जो है P थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक दाब व P ऑब्जर्वेटिव यानी कि प्रयोगात्मक दाब दोनों का मान बराबर होता है। P थ्योरेटिकल और P ऑब्जर्वेटिव अभी हमने बताया दोनों का मान जो है क्या होता है? बराबर होता है। तीसरी बात क्या है? तो यदि देखिए, यदि विलेय व विलायक के जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वह बराबर होता है किसके? तो विलयन के अणुओं के मध्य यानी कि AB के अणु के मध्य। क्या मतलब? तो यदि विलेय व विलायक अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है
तब वह विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। यानी कि इसमें हम लिखेंगे जब विलेय व विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर हो। तो ऐसे विलयन को बोला जाता है अनादर्श विलयन। क्या मतलब कि जब विलेय अणुओं के मध्य और विलायक अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल हो वह विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर हो, वह विलयन क्या होता है, तो आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जान लेते हैं क्या, तो चौथा अगला पॉइंट आ जाएगा कि कैसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाएगा, क्या क्या उसके गुणधर्म होने चाहिए। तो देखिए, ये जो है विलेय है ए, और ये जो है विलयन है बी, और ये जो विलेय है ये जो है विलायक है, और इससे बना विलयन कौन सा, तो ए बी। इससे बना विलयन कौन सा, तो ए बी बना। अब देखिए, इसका भी आयतन होगा और इसका भी आयतन होगा, और कुल आयतन जो है डेल्टा भी है। मान लेते हैं ये विलेय जो है क्या है, एथिल अल्कोहल है, और ये जो विलयन क्या है, जल है, और इसके मिश्रण से जो विलयन बना विलेय एथिल अल्कोहल, विलायक जो है जल है, और इसके मिश्रण से जो विलयन बना ए बी जो है उसका भी कुछ आयतन, यानी कि विलेय का भी कुछ आयतन होता है, विलायक का भी कुछ आयतन होता है, और उसके बाद से उनके मिलने से विलयन का भी आयतन होता है। मान लेते हैं कि आपका जो विलेय है वह 5 ml है, विलायक भी क्या है 5 ml, और इनके मिश्रण से बनेगा 10 ml का विलयन। क्या होगा, आयतन क्या है, डेल्टा भी इजकल टू VA प्लस VB, VA प्लस VB। तो क्या मतलब यहाँ पे दोनों का आयतन जब बराबर हो, किसका, विलायक व विलयन का, तब वह विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। यानी कि जब विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के बराबर होता है तो वह विलयन कहलाता है आदर्श विलयन। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या, तो कौन सा अगला प्रॉपर्टीज है किसका, तो आइडियल सॉल्यूशन का। तो देखिए, यहाँ पे जो है विलयन बना, और विलयन में ए और ए आपका विलेय है, ये क्या है, तो विलेय है, ए क्या है, विलेय है, और बी ये अणु है, विलायक है, क्या है, तो विलायक है, और इससे बनेगा क्या, ए बी, और ए बी क्या है, तो विलयन है, ए और बी क्या है, तो विलयन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इसके बीच जो बंध है वह टूटेगा, तब बी से यह रिएक्ट करेगा ए, और इसके बीच जो बंध है टूटेगा तब ये जो है बी से रिएक्ट करेगा। यानी कि क्या मतलब, इसके बीच बंध टूट रहा है, जब बंध टूटता है अणु अलग होते हैं तो क्या होती है, वहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस परिस्थिति में क्या होता है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक, अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसका 10 जूल ऊष्मा है विलेय का, विलायक का ऊष्मा है 10 जूल,
तो दोनों मिला करके दोनों को तोड़ेंगे तो कितनी जूल ऊष्मा उत्सर्जित होगी? तो 20 जूल, यही ना, 20 जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही। यदि विलयन में से 20 जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो क्या मतलब यहाँ पे ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो इस परिस्थिति में जब यहाँ पे ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है तो इसी को बोला जाता है क्या? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन। और एंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा H द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जब जो विलेय और विलायक की जो एंथैल्पी है, जब विलयन की एंथैल्पी से बराबर हो, जब विलेय और विलायक की एंथैल्पी विलयन की एंथैल्पी का क्या हो? बराबर हो। यानी कि इस परिस्थिति में क्या होगा कि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। एंथैल्पी परिवर्तन जो है जिस विलयन का शून्य के बराबर होता है उसे बोला जाता है आदर्श विलयन। उसे कहा जाता है क्या? आदर्श विलयन। यानी कि कहेंगे आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा H शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा H क्या होता है? तो शून्य होता है। इसका जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे विलयन होंगे जो कि उसे जो है आदर्श विलयन कहा जाएगा? जैसे कि एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, देखिए दोनों एक ही प्रकृति के हैं। एथिल क्लोराइड ये भी हाइड्रोजन है और एथिल ब्रोमाइड ये भी हाइड्रोजन है। जब दोनों एक ही प्रकृति के होंगे तो विलयन भी कैसा बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन। एन-हेक्सेन व एन-हेप्टेन, इसके मध्य भी मिश्रण होगा और विलयन बनेगा। तो कौन सा विलयन होगा? वो आदर्श विलयन होगा। उसके बाद से आगे हैं CO2 और एसीटोन। एसीटोन ये भी कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन होगा। एग्जाम्पल जो है समझते रहिए। CO2 और एसीटोन का विलयन कैसा होता है? तो आदर्श विलयन। उसके बाद से बेंजीन प्लस बेंजीन व टॉलुइन का विलयन। टॉलुइन का विलयन कैसा होगा? तो ये भी आदर्श विलयन होगा। तो इतने सारे जो विलयन होंगे वो आदर्श विलयन होंगे। इसके मध्य हम ग्राफ देख लेते हैं। तो अभी हमने ग्राफ बनाया था क्या? तो ये जो है आपका x एक्सिस है, ये जो है y एक्सिस। यदि एक्स बी इजकल टू 1 हो तो एक्स ए इजकल टू हो जाता है 0। तब जो है यहाँ पे आता है क्या? पी नॉट ए और ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। और उसके बाद से यदि एक्स ए इजकल टू 1 हो, एक्स बी इजकल टू 0, तब जो है यहाँ पे जो है आता है पी नॉट बी और यहाँ से ग्राफ ऐसे जाता है और इसको जो है हम मिलाएंगे तो पी टी इजकल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। और ये जो होगा किस विलयन के लिए ग्राफ है? तो आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। ये जो है आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। अब बात करेंगे हम लोग अनादर्श विलयन की। इतनी बातें समझ में आया तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक। हाँ, तो अब हम लोग अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। आदर्श विलयन हो गया, अनादर्श विलयन पढ़ते हैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। दूसरा अनादर्श विलयन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे हम दो भागों में रख करके अध्ययन करेंगे। दो भागों में रख करके इसका अध्ययन करेंगे। एक जो होगा वो क्या होगा? तो एक होगा धनात्मक
विचलित, धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। इस कंडीशन में क्या होगा, P ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल, और ये कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। दूसरा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और इसे हम लोग कहेंगे क्या, तो नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, तो P ऑब्जर्वेटिव लेस देन P थ्योरेटिकल, जो दाब होगा ऑब्जर्वेटिव दाब जो है P थ्योरेटिकल के क्या होगा, तो P थ्योरेटिकल से कम होगा। तब इस परिस्थिति में जो है आपका आ जाएगा ऋणात्मक विचलित आदर्श विलयन। और धनात्मक विचलित आदर्श विलयन में क्या होता है, तो ऑब्जर्वेटिव जो प्रेशर होता है वो थ्योरेटिकल प्रेशर के से अधिक होता है, थ्योरेटिकल प्रेशर से अधिक होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन, ये दो प्रकार का होता है। अब जो है दोनों का हम ग्राफ दिखा दें। देखिए ये जो है हम लोगों ने आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाया था, किसके लिए, तो आदर्श विलयन के लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। ये जो है यदि एक्स बी इजकल टू 1 तो एक्स ए इजकल टू होता है 0, और इस परिस्थिति में जो है पी नॉट ए और ऐसे बनता है। यदि एक्स बी इजकल टू 0 और एक्स ए इजकल टू 1, तब यहाँ पे जो है पी नॉट बी और बनता है इस तरह का ग्राफ हमने बताया है। और यहाँ पे जो है पी टी इजकल टू होता है पी ए प्लस पी बी। अब जो है धनात्मक विचलन में क्या होता है, धनात्मक विचलित में क्या होता है अनादर्श विलयन में, कि जो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर जो है ये ग्राफ चला जाता है, इतना है। तो यदि बढ़ रहा है पी ऑब्जर्व बढ़ रहा है, यानी कि जो प्रेशर है ऑब्जर्व प्रेशर का मान बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाता है, तो ये भी ग्राफ जो है बढ़ जाएगा। तो इस कारण जो है ये जो मान है ये भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, तो ये धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए हुआ। उसके बाद से ये आते हैं ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए, ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए। तो ये जो है यदि एक्स बी इजकल टू 1 हो तो एक्स ए इजकल टू 0 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए और इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यदि एक्स ए इजकल टू 1 तो एक्स बी इजकल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बनेगा पी नॉट बी और इस तरह से ग्राफ बनेगा। उसके बाद से ये दोनों को मिलाएंगे तो पी टी इजकल टू होता है पी ए प्लस पी बी। अब जो इस कंडीशन में होता है क्या, ये जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आ जाता है जब क्या पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से कम हो। तो इस परिस्थिति में जो ये जो मान है जैसे कि इधर जाना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से ये भी कुछ नीचे चला जाएगा और ये भी मान इसका भी कुछ कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन में क्या होता है, तो पी ऑब्जर्वेटिव जो दाब होता है, ऑब्जर्वेटिव यानी कि जो प्रायोगिक दाब होता है वह जो है सैद्धांतिक दाब से
क्या होता है, अधिक होता है। और यहाँ पे ऋणात्मक विचलित में क्या होता है, तो जो प्रयोगात्मक दाब होता है, प्रयोगात्मक प्रेशर जो होता है वह थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक प्रेशर से इसका मान जो होता है वह कम होता है। दोनों के लिए हमने ग्राफ यहाँ पे दिखा दिया। अब जो यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य बातों को जानेंगे। अब देखिए हमने जाना क्या, तो सबसे पहली बात यहाँ पे इसके लिए जान लेते हैं कि जब ए विलेय हो और बी जो है विलायक हो तो बनेगा विलयन ए बी। तो कहने का मतलब है कि जब विलयन का जो दाब है यानी कि विलयन के अणुओं का जो दाब है बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, किससे, तो विलेय व विलायक से। तब इस कंडीशन में जो है कौन सा विलयन बनता है, तो धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होता है। तब यह विलयन कैसा होता है, तो धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन। इसमें देख लेते हैं क्या, जब विलेय के बीच जो आकर्षण हो वह क्या हो, तो विलेय के बीच आकर्षण, वह विलेय विलायक के बीच जो आकर्षण हो वह विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण से अधिक हो, यानी कि इसका जो है आकर्षण हो वो कम हो, क्या हो, तो कम हो, और इनका जो आकर्षण हो क्या हो, तो अधिक हो। तब जो है इस कंडीशन में P ऑब्जर्वेटिव कम हो जाता है, P थ्योरेटिकल अधिक हो जाता है, तब ऐसे विलयन को बोला जाता है ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन। अब जो है ये आकर्षण के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या हो, तो इनके बीच आकर्षण कम हो और विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण अधिक हो, तब जो है यहाँ पे होता है क्या, धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन। और जब क्या हो, तो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण विलयन के अणुओं के बीच से अधिक हो, तब वहाँ पे होता है ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन। ठीक, तो इतनी बातें आई समझ में, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब आयतन की बात करते हैं, तो जब डेल्टा V जो आयतन है यानी कि परिवर्तित हो रही है ना आयतन, यहाँ पे आयतन तो समान नहीं है, तो जब डेल्टा V जो आयतन है वो ग्रेटर देन 0 हो, तब वह विलयन धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। और यदि यहाँ पे क्या हो, तो डेल्टा V लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तब यहाँ पे क्या होता है, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन होता है। उसके बाद से एंथैल्पी की बात करते हैं, तो एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो यदि एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा H जो होगा मान क्या हो, 0 से अधिक हो, इस कंडीशन में जो है डेल्टा H का जो मान होता है वह निगेटिव आता है, यानी कि ऊष्मा यहाँ से उत्सर्जित होती है, और यह जो विलयन होगा वो क्या होगा, तो धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। उसके बाद से यदि यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या डेल्टा H का जो मान हो वह 0 से कम हो, यानी कि डेल्टा H आ जाता है पॉजिटिव, यानी कि ये जो विलयन होगा कैसा होगा, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रकार के विलयनों को बता दिया, अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल होगा एल्कोहल और प्लस जल का विलयन, एल्कोहल और जल का विलयन। उसके बाद से अगला CO2 व एसीटोन का विलयन, उसके बाद से ये जो है क्या है, तो आपका आदर्श
धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है। उसके बाद से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि जिस विलयन में उनके अवयवों के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा, वह विलयन जो होगा वो क्या होगा, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। क्यों? हाइड्रोजन बंध से जब विलेय व विलायक के अणु आपस में जुड़े होंगे तो वो जो है विलयन से प्रबल आकर्षण से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि HNO3 व जल का विलयन, उदाहरण हो जाएगा क्या, तो HNO3 व जल का विलयन। इसके साथ ही साथ क्या होगा, तो फिनोल व एमीन का विलयन, फिनोल व एमीन का विलयन। इसकी संरचना जो है देख लेते हैं, ऐसे होता है। ये जो है फिनोल है और ये जो है एमीन है। ठीक, तो फिनोल व एमीन का विलयन कैसा होता है, तो ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन होता है। इसके साथ साथ ईथर व क्लोरोफॉर्म का विलयन, ईथर व तीसरा क्लोरोफॉर्म का विलयन, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, क्लोरोफॉर्म का विलयन। और भी बहुत सारे विलयन है। HCl व H2O का विलयन, HCl व H2O का विलयन। तो ये विलयन सब हो जाते हैं क्या, ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया किसके बारे में, तो राउल्ट का पूरा नियम जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। राउल्ट का पूरा नियम जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आने वाले अगले वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कोलगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और यदि आपको पढ़ाई समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे जो है अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोलगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।